बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, जो पार्लियामेंट के अंदर वक़ूआ पेश आया, जो गिरफ्तारियों का अमल था, जिस पे आज प्रोटेक्शन ऑर्डर तो जारी किए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने, लेकिन अयाज सादिक साहब ने आज ही बात की। उन्होंने कहा जी 2014 में मैं ही उस वक्त स्पीकर था और उस वक्त एक जमात ने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था और उसके सियासी कज़न भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने खुले अल्फाज में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताहिरुल कादरी साहब का तज़किरा उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में भी एक वाक़या पेश आया जहाँ पे सलाउद्दीन अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो कल का वाक़या है ये भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसके ऊपर मैंने एक्शन लिया है। उन्होंने सार्जेंट आर्म्स जो 20वें ग्रेड के ऑफिसर होते हैं इशफाक साहब, उनको 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया और उसके साथ साथ जो 4 एहलकार जो हैं उधर के असम्बली के, उनको भी 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि ये अभी उनकी तरफ से सही इकदाम उठाया नहीं गया। ऐसे इकदाम जो हैं ये इस पूरे वाक़े की मजम्मत करने के साथ साथ उसकी तरदीद करने के साथ साथ उसका जवाब नहीं हो सकते। ये इकदामात इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये बात की। उन्होंने कहा जी बानी PTI जो करते रहे, हम कहते थे कि वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो ये भी वही कुछ हो रहा है। अगर हम भी वही कुछ करेंगे तो आज हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, कल हम जेलों में थे, हम कल फिर जेलों के अंदर होंगे। यही सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा जी नजरियाती इख्तलाफात हमारे हैं, लेकिन शख्सी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, जाती तौर पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। पार्लियामान की अपनी तौकीर है, उसकी बहाली जरूर होनी चाहिए, लेकिन हम वही अगर इकदामात उठाते रहेंगे और उसी तरह की सियासत को परवान चढ़ाते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर फर्क क्या होगा, तब्दीली क्या आएगी, जिसकी ताईद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और उन्होंने खुश आइन बात करार दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो की गई। आज बाज़गश ये भी सुनाई दी है मिसाके पार्लियामान। पहले बात होती थी मिसाके मईशत की, मिसाके जमहूरियत की, आज बात हुई मिसाके पार्लियामान की। यानी पार्लियामान के अंदर कोई भी शख्स अगर मौजूद है, जिस तरह उन्होंने आज ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा जी हमारे इख्तलाफात तो होते हैं लेकिन हम कमेटीज का भी हिस्सा होते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कमेटी से उठ के बाहर निकल जाएं, कमेटीज का हिस्सा होते हैं, कार्रवाई को पूरा चलाते हैं, तो हमें कमेटीज के अंदर शिरकत करनी चाहिए। लेकिन आज एक मौके पर आके देखने वाली सूरत यह थी कि इतने अहम इशूज के ऊपर बात हो रही थी और हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए अफराद की तादाद कितनी थी? 7। अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए जो अफराद की तादाद थी वो थी 8। यानी कुल तौर पे 15 अफराद पार्लियामान की कार्रवाई में बैठे हुए थे, जहां पे 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला होता है, या उनके लिए करारदादें मंजूर करना होती हैं या उनके लिए तरकीब देना होती है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी बात ये हो रही थी कि 4 वजारतें ऑफर की गई, बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की बात की गई, गवर्नरशिप देने की बात की गई, उनकी जो अहम मुलाकात हुई मोहम्मद अली दुरानी साहब से मंगल और बुध की दरमियानी शब में, जो तवील मुलाकात थी, उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि हमें वो याद है कि जब ये हुकूमत साजी हो रही थी तब जमीयत उलमा इस्लाम फे को नज़रअंदाज किया गया था। फिर उन्होंने ये भी बात की कि हम किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी जो तरमीम होगी उसके ऊपर कानून जो बनाना चाहेंगे तो हुकूमत ये मत समझे कि अपोजिशन जमात में से किसी की भी हिमायत उसे हासिल होगी। तो इसी मंजरनामे में बात करते हैं। आपकी तरफ बढ़ने से पहले जो बात बैरिस्टर गौहर ने आज पार्लियामान के अंदर खड़े होकर की है और जो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक धमकी भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना होगा, वो ज़रा मुलाहिजा करें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सीमा भी अभी भी जो वजन के हिसाब से, सबसे कद के हिसाब से छोटी कमजोर खातून है, बड़ी बहादुर, लेकिन हमारी सीमा भी ताहिर बहन के खिलाफ भी पर्चा हुआ। हम अगर जबरदस्ती करने पे आए तो आपकी भी KPK से आई है, वहां हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके खिलाफ पर्चा करेंगे। क्या कर लोगे? क्या इससे मुल्क का फायदा होगा? आपका वफाकी वजीर यहां है, मैं चैलेंज करता हूं KPK गवर्नमेंट में, KPK गवर्नमेंट चाहे हम उनको ऑर्डर करें, आपका वफाकी वजीर फिर 300 माइल रेडियस में अपने इलाके में आ जाए। आपने पंजाब में हमारी पार्टी के 11 MPA को 15 सेशन के लिए सस्पेंड किया। एज ए चेयरमैन मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, इनके MPA ने KP में बड़ा जोर डाला, बड़ी बदतमीजी की, पर मैंने कहा नहीं, हमने नहीं करने, हमने टिट फॉर टेट करके इनके MPA को नहीं सस्पेंड करना। ये गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर की वो सुन चुके हैं जी। वो कहते हैं जी टिट फॉर टैट नहीं हम करना चाहते। राना साहब, जो आज का सेशन रहा है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जो गुफ्तगू रही है और बैरिस्टर गौहर ने जिस तरीके से पैगाम दिया, क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर बात यह है कि आज बड़ा अच्छा दिन,
आज पार्लियामेंट की हिस्ट्री का सबसे अच्छा दिन यह है कि आज पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हुई है। आज मिसाके पार्लियामेंट की बात हुई है। चूँकि पार्लियामेंट पर तौहीन पार्लियामेंट का भी एक मामला चला था कि अगर अदलिया के अंदर से कोई पार्लियामेंट की बात करता था तो सारे पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हो जाते थे और तकरीरें होती थी वज़रा की तरफ से, बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों की तरफ से, बड़े बड़े जियालों की तरफ से ये तकरीर होती थी ना कि पार्लियामेंट बालातर है, पार्लियामेंट बालातर है, पार्लियामेंट से बाला कोई नहीं है। तो फिर मुझे बताएं, वो तो एक बात होती थी ना। अब तो इकट्ठे अगर आप हो गए, मिसाक के पार्लियामेंट हो गया, तो मिसाक के पार्लियामेंट का पहला काम ये होना चाहिए ताकि सबकी इज्जत बहाल हो कि जनाब वो लोग कौन थे जो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए। आपने जिनको सजा दी है उन बेचारों का तो कसूर ही कोई नहीं है भाई, उनको वो किसी को रोक सकते थे। और ऊपर से आईजी इस्लामाबाद कहते हैं सब कुछ स्पीकर साहब के नोटिस में था। हाँ, सब कुछ किया उन्होंने, सारा कुछ किया उन्होंने कहा, आज बता दिया। बात बड़ी बड़ी सिंपल सी है भाई। अगर मिसाके पार्लियामेंट है और जिस तरह आईजी साहब ने कहा हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, तो कानून क्या है स्पीकर से पूछ के, स्पीकर की इजाजत से, इसके बगैर तो नहीं हो सकता ना यासर साहब। सर पार्लियामेंट के अंदर से फिर भी नहीं हो सकता था। मैं कह रहा हूं जी मान लें तो करे ना, ऊपर से बार बार ना इनके सारे रहनुमा आके एक ही बात करते हैं। मुझे इनकी समझ नहीं आती यार, ये बात क्या करते हैं। अगर हुआ, वो अगर की क्या बात है भाई। साहबजादा हामिद रजा आंखों देखा हाल बता रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा ये बता रहे हैं कि जनाब इस तरीके से आए, इस तरह कमरे तोड़े, इतने लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ले गए। अगर आपने अगर से करना था तो फिर ठहरते। फिर जो आपने ये 3 FIR दर्ज की हैं संजानी में, किसी पे कलाशनकोफ, किसी पे पिस्टल, किसी पे हैंड ग्रेनेड, किसी पे चाकू, किसी पे छुरी, तो आप कहते ठहरे जी अगर इन्होंने किया फिर इन्हें पकड़ते हैं। पहले अगर का पता कर लेते, पहले अगर की तस्दीक कर लेते, पहले अगर के सबूत ले आते, फिर इन्हें पकड़ते। उसमें तो आपने 1 मिनट नहीं लगाया। और यहां पे आप बार बार कह रहे हैं और मिनिस्टर साहब आके कह रहे हैं जनाब हमारे पास फुटेज है, इनको पता ही नहीं है। एक शख्स जो दलील नहीं कर रहा, जो मौके का गवाह है, वो कह रहे हैं मुझे मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है, सारा मीडिया वहां पे मौजूद था, हर शख्स ने देखा है कि अंदर से पकड़ के लाए। नहीं देखा तो मेरे चंद मिनिस्टरों ने नहीं देखा, नहीं देखा तो हुकूमत के चंद तर्जुमानों ने नहीं देखा, नहीं देखा तो स्पीकर साहब की उन आंखों ने नहीं देखा जिन आंखों के सामने ये सारा कुछ होता रहा। नहीं जरा अगर वाला ही मामला होता तो फिर ये सार्जेंट आर्म्स को जो मुअत्तल किया वो फिर अगर की जरूरत में ही किया नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूं हुआ क्या, ये कहते ना पंजाब में गोंगलुआ तो मिट्टी जा रही, ये किया इन्होंने। आज बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बात की है। आज पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी होने का हक अदा किया है, लेकिन अब बात यह है कि अगर मिसाके जमहूरियत जैसा हाल करना है तो फिर वैसा ही हाल होगा, मिसाके मुआशरत जैसा हाल करना है तो वैसे ही हाल होगा। और अगर वाकई मिसाके पार्लियामेंट का जैसा आप चाहते हैं तो फिर पहला काम का लिए होना चाहिए कि स्पीकर साहब को एक कमेटी बना के और एक सख्त ऑर्डर कर देना चाहिए। स्पीकर साहब ने आज मिसाके यार आज तक कमेटी पाई है ना। नहीं, मैंने कहा जो आज मिसाके पार्लियामान के हवाले से स्पीकर साहब ने बात की है वो जरा गुफ्तगू सुनवाई है। जो मिसाके पार्लियामान ने मुसव्वदा पेश किया या सिफारिशात पेश की हैं वो जरा सुन लें। सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या हम साइन नहीं कर सकते? राणा साहब बिल्कुल करना चाहिए। मैं कब कहता हूं नहीं करना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन पहले तो पार्लियामेंट के अंदर हमला करने वालों को पकड़े ना। स्पीकर साहब अपनी ताकत दिखाएं, नहीं तो फिर स्पीकर साहब आज के बाद ये बात ना कहिएगा कि जनाब अदलिया ने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया है। हालांकि हमेशा पार्लियामेंट ने अदलिया पे हमला किया है। फिर ये मत कहिएगा कि जनाब पार्लियामेंट के खिलाफ फलां बंदा फलां बोला। मैं तो आज तकरीरें निकाल के लाया था अपनी वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि उन्होंने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे।
उन्होंने कितने कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे ताकि कौम सुन लेती, पता चल जाता कि आपको एक, हाँ जिसने गलत कहा, अली अमीन गंडापुर ने गलत कहा, हम कहते हैं गलत कहा, लेकिन जहां पे आपने गलत कहा कि वो बिल्कुल साफ शफाफ हो गया, वो सब क्लियर हो गया। पार्लियामेंट का तकद्दस अगर इतना ही अहम है, इतना ही अजीम है, इतना ही मुकद्दस है, तो फिर उसकी हिफाजत कीजिए। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आपकी पार्लियामेंट बिल्कुल फारिग है। अच्छा राना साहब, आज एक और मंजरनामा देखने को मिला, बैरिस्टर अकील मलिक और फैसल वावडा साहब के दरमियान तू तकरार हुई। फैसल वावडा साहब ने कहा जी आप मान लें कि जलसे का रिएक्शन था, आपसे गलती हो गई। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा जी कि आईजी साहब माने कि उनसे गलती हुई या उनके लोगों से गलती हुई है। तो आगे से फैसल वावडा साहब ने कहा जी आईजी क्यों माने, जो सुप्रीम लीडर है आपके वज़ीर आज़म साहब, वो माने कि गलती हुई है, और अगर वो गलती मान रहे हैं तो उनको घर जाना पड़ेगा। एतजाज़ एहसन साहब भी साथ हैं आज, मेरे ख्याल पहले उनसे बात कर लें। एतजाज़ एहसन साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज़ एहसन साहब, आज जो बात हुई और जिस तरीके से ये कहा गया है कि कल हमारे साथ ऐसा हुआ था, पीटीआई ने किया था, आज अगर हम करेंगे तो कल फिर हमें भुगतना पड़ेगा, बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है, अब इसको लेके आप क्या समझते हैं कि जो एपिसोड पूरा चल पड़ा है, इस एपिसोड का इख्तिताम क्या ऐसा ही होगा जैसा हुआ है, या भी इख्तिताम बाकी है? नहीं, इख्तिताम तो भी नहीं हुआ, इख्तिताम तो बिल्कुल नहीं हुआ। स्पीकर बिल्कुल लेट गया, बिल्कुल वो तो उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया। और स्पीकर इससे सरदार अय्याज सादिक, सरदार अय्याज सादिक, मुझे ये तवक्को नहीं थी। वो बहुत धीमा, बहुत मीठा शख्स है, पर ये जो हुआ, जो हरदासराई हुई है, इस पे अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए। उसी निस्बत का एक्शन स्पीकर को लेना चाहिए। स्पीकर को जो जिन बनो, ये क्या हुआ कि जो जिनको अगवा करके एमएनए को ले गए और पार्लियामेंट के, उनका तो वो सेशन जज ने रिमांड दे दिया जिस्मानी 8 दिन का। ये स्पीकर को चाहिए था, ये गिरफ्तार कराता उन जो पार्लियामेंट में दाखिल हुए। ही इज ए जज, द स्पीकर की बहुत कैपेसिटीज हैं। ये उनको छोड़ दिया और अपने बंदों को मुअत्तल भी कर दिया और अपने बंदों को गिरफ्तार भी करा दिया। 8 दिन का जिस्मानी रिमांड किस जुर्म के लिए होता है? जिस्मानी रिमांड इतना ज्यादा, ये मतलब बिल्कुल स्पीकर ने आज जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, वो इस तरह मिसमार हुई है, जिस तरह गजा में बिल्डिंग इतनी थी, आसमान को छूने वाली बिल्डिंग मिसमार हुई। आज तो ये बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट बिल्डिंग पे बमबारी कर दी है और की खुद स्पीकर और जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए जो मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए और एमएनए, उन्होंने खुद अपनी बिल्डिंग को मिसमार कर दिया। एतजाज़ साहब, आप एक सियासी कारकुन भी हैं, सियासी वर्कर भी हैं, मारूफ कानूनदान भी हैं। क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि 2 घंटे जलसा ज़्यादा हो जाए और एफआईआर दर्ज हो जाए, 2 घंटे जलसा ज़्यादा हो जाए और दहशतगर्दी की दफात दर्ज हो जाए? क्या भी माजी में ऐसा हुआ था, मार्शल के दौर में भी? नहीं, ये तो जज साहब की जाती है और ये बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन उससे ज्यादा जज साहब ने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं कहता हूँ इश्यू ये होना चाहिए कि स्पीकर ने क्या किया और क्या नहीं किया। असल बात तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो है स्पीकर, बाकी सबको छोड़े, हर किसी ने किसी मजबूरी के तहत जो किया। ये जो जज जिसने किया 8 दिन का रिमांड, उसकी कोई मजबूरी होगी। स्पीकर कौमी असेंबली की क्या मजबूरी कि उसने इतनी मतलब है वो इनका ही वो कहता है ख्वाजा आसिफ से कुछ हया करो, कुछ शर्म करो, ये कहने को दिल करता है स्पीकर कि तुमने क्या किया?
अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग को मिसमार कर रहे। ऐसे वक्त में जरूरत थी एक मजबूत, आसाब का भी मजबूत स्पीकर की। ये गुडी गुडी बॉयज जो है ना, जो हर किसी के साथ गुडी गुडी होते हैं, ये इस पार्लियामेंट को नहीं बचा सकते, ना पार्लियामेंट के वकार को बहाल कर। इस वक्त अभी भी स्पीकर को चाहिए वो जो एंटर किए लोग पार्लियामेंट में और वहां से जिन्होंने MNAs को अगवा किया, उनको तलब करें और तलब करके उनको पार्लियामेंट के लॉकअप में रखें। अच्छा एतजाज साहब, सर वरना भूल जाएं, वरना आपने एक मिन्नत समाजत वाली जगह ढूंढी ली है इस सिस्टम में। आप कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहे और मिन्नत समाजत करते रहे, और बाहर और आपकी बिल्डिंग के अंदर, आपके गैलरीज में और आपके हाउसेज में, ईवानों में चलता फिर है। एतजाज साहब, सर अगर देखा जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुताल्लिक जो बातें हो रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑफर की गई है, 2/3 अक्सरियत चाहते हैं, लेकिन मौलाना की तरफ से ये जो कल मोहम्मद अली दुरानी साहब को वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि हम जो हैं वो ऐसी किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे और हम अपोजिशन बेंचेस का हिस्सा रहेंगे। मौलाना को ये जो तरगीब पहले दी गई थी या जो उनके सामने सिफारिशात रखी गई थी उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, उसकी वजह आपको क्या लगती? मौलाना बड़ा ज़ीरक आदमी, मौलाना बड़ा ज़ीरक आदमी, और वो अपने हल्के की सियासत को इस तरह मतलब मुसलसली PTI के हाथ में तो नहीं छोड़ना चाहे। वो स्टैंड देगा मेरे ख्याल। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त 2/3 अक्सरियत तो इनके पास नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई और तरीके से क्या कोई ऐसा कानून ला सकती है जिसमें एक्सटेंशन का लफ्ज़ हो या जिसमें उम्र बढ़ाने का लफ्ज़ हो, जजेस की उम्र बढ़ाने का? क्या ये इस सूरत हाल में जब 2/3 अक्सरियत नहीं है ये कर सकते हैं? नहीं, उम्र नहीं बढ़ा सकते, नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते, उम्र नहीं बढ़ा सकते। यानी जजेस की तादाद बढ़ा सकते हैं? तादाद बढ़ा, वो लिखा हुआ है। यानी उसके लिए सर आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, सादा कानून साजी से हो सकता है? हाँ, सादा कानून, एज मे बी डिटरमिन्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तो इसमें आपको क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, अगर ये 2/3 अक्सरियत कर ही लेते हैं और एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं तो आप इसको कैसा देख रहे हैं? फिर तो एक यहाँ पाकिस्तान में बड़ी अफरा तफरी फैल जाए, वुकला उठे, बिल्कुल उठे, और ये किसी को इल्म ही नहीं कि वो जब निकले वुकला अकेले नहीं निकलते, वुकला के पीछे लाखों लग जाए हर जगह, उनका इस्तकबाल होगा, उनका वो एक ये इतना ज्यादा नहीं खेल सकते इसके साथ, जुडिशरी के साथ और जुडिशियल सिस्टम के साथ। यानी जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खेल सकते, इसलिए वकला उठेंगे और वकला के पीछे लाखों का मजमा उठेगा। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी राना साहब, अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस तरीके की बातें हुई हैं, एक तरफ से अपोजिशन ने तो पैगाम दिया, हुकूमती इत्तेहादियों ने भी दिया, लेकिन मैं गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की और इसहाक डार साहब की कि ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब ने क्या पैगाम दिया है और आम के तनाजुर में अपोजिशन के लायामल क्या लगते हैं और हुकूमत की इंटेंशंस क्या लगती हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। की बिल्डिंग पे कब्जा हुआ, यहाँ हम पिछले दरवाजों से आते थे,
ये ऐसी कोई प्रेसिडेंट दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे कब्जा हो जाए और वहाँ पे एक दिन ही 2 दिन नहीं कई हफ्ते बल्कि महीने लोग वहीं नहाते थे, वहीं कपड़े बदलते थे, वहीं कपड़े सुखाते थे अपने। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया ना होता। इस पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी हुए तो इट्स योर प्रोगेटिव, यू टेक डिसीजन। उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है। जो ज़रूरत जिस चीज़ की है, जिसकी कमेटी का जिक्र किया, मैं हुकूमत की तरफ से इस तजवीज़ को एंडोर्स करता हूँ। अच्छा, इसहाक डार साहब ने उस तजवीज़ को इंडोर्स किया राना साहब, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने वही एक्शन का रिएक्शन बताया कि अगर वो एक्शन ना होता तो ये रिएक्शन ना होता। तो क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर, 1% भी नहीं कर। क्या उस जलसे का रिएक्शन जो था वो इस एक बंदे का था ना, इल्ज़ाम सारा एक बंदे पे है ना, बाकियों का क्या कसूर था? बाकी मैंने इसका कसूर क्या था? मौलाना नसीम ने तकरीर की थी, मुझे बताएं ना। नहीं, बाकी MNS जो थे उनका कसूर क्या था? आपने जब एक FIR दर्ज कर दी, भाई उन्होंने सारा दिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो नहीं बैठना था। आपने शेर अफगर मरवत को गिरफ्तार कर लिया पार्लियामेंट के गेट से, आपने बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया पार्लियामेंट के गेट से, आपने शुएब शहीन को गिरफ्तार कर लिया उनके दफ्तर से। तो यार इनका भी इंतजार कर लेते हैं। आप ये कहने के एक्शन का रिएक्शन, गाली का जवाब गाली से देंगे तो कैसे मामला सीधे होंगे? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होता। ये आप जब से दुनिया कायम है तब से लेकर अब तक मुझे दिखा दें क्या ऐसा होता है, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहा? चले आप ये बता दें। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है आप उसके जिम्मेदार हैं, फिर आप उसकी जिम्मेदारी लें। फिर आपके हाँ जी हम उसके जिम्मेदार हैं और हमने ये सारा कुछ करवाया है और आगे से भी जो होगा हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। राना साहब तो क्या कौन सी मिसाक खत्म करें? फिर मिसाक के पार्लियामेंट, किस तरह मिसाक के पार्लियामेंट हो सकता है? ये सबको अपने आप की ना कुर्बानी देना पड़ेगी, फिर जाके उसकी तरफ आएंगे। राना साहब वो जो फिर IG साहब क्लेम कर गए हैं, वो IG साहब के क्लेम करने पे क्या उनसे नहीं बाज़पुरस की जाएगी कि ये तो फिर सीधा सीधा स्पीकर के ऊपर इल्जाम है? स्पीकर साहब दे ना कल जवाब इसका। IG साहब की गुफ्तगू सुननी? हाँ जी बिल्कुल सुनेंगे। IG साहब की गुफ्तगू सुन कि IG साहब के ने क्या कहा था, और अगर IG साहब की बात ठीक थी तो फिर आज वहां पे मुअत्तलियां क्यों हुई? IG साहब का क्या कहना है वो सुनो। ने हर चीज प्रोसीजर को फॉलो करते हुए की है, प्रोसीजर के बगैर कोई चीज नहीं की। प्रोसीजर को फॉलो करते हुए राना साहब सारा कुछ किया, प्रोसीजर के बगैर कुछ नहीं हुआ। राना साहब बात यह है उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो किया जी जी, अगर तो स्पीकर ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। ऐसा ही है ना, तो यही है। हम तो फिर यही कहेंगे कि उन्होंने फॉलो किया और स्पीकर ने नहीं किया। हाँ। उन्होंने सब बात मान ली, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और स्पीकर जो है उसने कहा नहीं जनाब, ये अब तो फैसला ये होना चाहिए कि स्पीकर साहब सच्चे हैं या फिर IG साहब। अगर स्पीकर साहब सच्चे हैं तो सुबह IG साहब को बुलाएं। अगर IG साहब सच्चे हैं तो फिर स्पीकर साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? फिर स्पीकर साहब किस मिसाके पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? चले इस पर मजीद बात करते हैं। राना साहब सैयदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करें। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब आप बिलाखिर एक तसलसल जो है वो आपने कायम रखा है। मौलाना से फिर आपने कल मुलाकात की है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है आपने। बड़ी बातें चल रही थी यहाँ पे, तो टॉक शोज़ के अंदर बहसों मुबाहिसे हो रहे थे कि मौलाना तो मान जाएंगे, बातें हो रही थी गवर्नरशिप मिल जाएगी KP की, बलूचिस्तान हुकूमत में हिस्सा मिल जाएगा, वजारतें मिल जाएंगी। मौलाना इकरार कर चुके हैं कि 45 हो या 47 ऐवान तो यही है। क्या बना? कल की मुलाकात में मौलाना ने क्या खुल के बातें की? मौलाना का देखें, मौलाना के साथ जो कल मुलाकात हुई वो इंटरेस्टिंगली वो माजी की मुलाकातों का बिल्कुल तसलसल था और मौलाना बिल्कुल जैसे कहते हैं कूल, काम और कॉन्फिडेंट थे कि ऑपोजिशन जो है वो मतलब ऑपोजिशन का हिस्सा ही उन्होंने रहना है और आइन और जमहूरियत से मुतसादिम जो कानून साजी है उसमें वो हुकूमत से ताउन नहीं कर सकेंगे।
है ना जी। और दूसरी उनका ये था कि जी हुकूमत खुद जो है वो अवाम और जमहूरियत के बारे में का जो सारा रवैया है वो ठीक नहीं। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, फैसल वाडा साहब ने कहा जी मौलाना साहब के मामला तय हो गए। बैरिस्टर अकील ने कहा जी खुशखबरियाँ मौलाना साहब आ गए। हुकूमती बेंचों से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो ये क्यों ऐसा मौलाना साहब के खिलाफ, ये खिलाफ ही है ना, मौलाना साहब को पॉलिटिकली तौर पे गंदा करना, इनको इतला कहाँ से आ जाती है और मौलाना साहब की इतला ये क्यों देते हैं? अब ये वैसे बड़ा मतलब मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं तो इसीलिए मौलाना का मैं तो बहुत जिसे कहते हैं इनोसेंटली मैंने उनसे पूछी सारी बातें। मैंने कहा ये जो बातें हो रही हैं इनकी क्या हकीकत है और आप इसके बारे में मतलब हर कोई जानना चाहता है कि ये क्या मतलब इसको क्या समझा जाए ना। तो मौलाना साहब तो बड़ा स्ट्रेट की बात थी। उन्होंने कहा था कि इस वक्त मैंने तो जो भी मिलने आया मैंने उसको बताया कि हमें तो सिर्फ उतना चाहिए जितना आवाम हमें दें और आइंदा हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसा माहौल बने कि जो हमें हमारा हक बनता है वो खुद हमें मिले और जो हमारा हक नहीं बनता वो हमें ना मिले। और ये भी हम चाहेंगे कि हमारा हक कोई हमसे छीन ना सके। सर वो हक वो 4 वजारतों का तो नहीं बनता? नहीं, अगले इलेक्शन के रेफरेंस से और इलेक्शन के रेफरेंस से अच्छा बात कर। हाँ, मौलाना साहब ने बताया आपको कि मौलाना साहब को ऑफर्स क्या क्या हुई? अच्छा, उन्होंने तो ऑफर के उन्होंने जो मुलाकातें उनसे हुई हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि इस तरह जो एक मुलाकात हुई उसमें थोड़ा सा इब्तदाई बातचीत हुई जिसमें कि उन्होंने ऑब्वियसली अपनी कंसर्न शो किए। उसके बाद फिर ये आई कि चलें खाना इकट्ठे खाएं किसी वक्त और ये मतलब उन्होंने किसी सीरियस ऑफर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पीछे। अच्छा, तो ये ऐवान सदर के अंदर जो इशाया हुआ उसमें जो लोग गए उनके हवाले से कोई बातचीत हुई कि वहाँ पर क्या बातें हुई हैं, ये कानून साजी को लेके या मईशत को लेके या पार्लियामान को चलाने के हवाले से लेके? उसमें तो मौलाना का कोई आदमी गालबन नहीं किया क्योंकि कयास आराइयाँ यही की जाती रही कि जमीयत उलमा इस्लाम फे की नुमाइंदगी भी उधर होगी। हाँ, मैं भी यही देखना चाह रहा था। बल्कि मैंने तो असल में मेरा तो न्याजबंदी भी है और आपको पता है कि उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता भी है और मैं तो बहुत फ्रेंकली बात भी कर लेता हूँ। तो मैंने बहुत फ्रेंकली उनसे पूछा लेकिन उनकी तरफ से जितना मतलब वो था कॉन्फिडेंस था मैंने तो उन्हें कहा, मैंने कहा आप तो इस वक्त अगर यही इसी स्टाफ के साथ आप खड़े हैं तो यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री और आप जो है अपनी जमहूरी रवायात को ही आगे बढ़ा रहे हैं इस तरह से। और ये चीज जो है ये डेफिनेटली अवाम के अंदर और मुल्क के अंदर जमहूरियत के जो रवैये हैं उनके इस्तेहकाम का ही सबब बनेगी। तो ये बात बड़ी मतलब क्लियरली उनसे हुई और वो इस पे बहुत कॉन्फिडेंट थे। मैंने कहा जो 47 और 45 की आपने असेंबली में बात की थी उसको लोग डिफरेंट तरीके पे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो एक जनरल गुफ्तगू थी जिसके बाद मैंने निकलते ही बाहर भी क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई चीज नहीं है बल्कि हमारा जो मौक़िफ़ है जो हमने शुरू से लिया हुआ है। और जिस वक्त मैंने उन्होंने ये स्टैंड लिया था उस वक्त तो वो कहने लगे मेरी किसी के साथ कोalition भी फॉर्म नहीं थी या किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी ऑपोजिशन किसी भी पार्टी के साथ। लेकिन मैंने वो स्टैंड लिया और असूलों के ऊपर लिया और मैं अभी भी असूलों के ऊपर उस स्टांस पे खड़ा हूँ। अच्छा, मियां नवाज शरीफ, मियां मौलाना साहब ने कुछ बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको फ़ोन किया, मियां नवाज शरीफ साहब मनाने की कोशिश कर रहे हैं या मियां नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात और चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से था कि वो कोई सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, वो कोई गारंटर बन रहे हैं, इस हवाले से कोई बात हुई?
देखें जो उनका जो इन तमाम मामलात पे जो उनका रवैया था वो इस डिस्कशन को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले, ये कोई ऑप्शन भी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और मैं बिल्कुल मैं उनका मतलब घर के फर्ज की तरह हूँ, उनसे मेरा एक ताल्लुक भी है और बहुत सीखने का ताल्लुक है। तो उनके रवैये में कहीं कोई इसके बारे में मुझे वो नहीं नजर आया। लोग लाख बातें करें, जो भी आप, मुझे सारी बातों का पता है जो पार्टी में हो रही है, लेकिन उनके रवैये में कहीं कोई इस किस्म की मुझे कमजोबल के हम बाहर निकले, उनके साहबजादे भी खड़े हुए थे, तो वो उन्होंने कहीं जाना था, वो वहां से वापस आए थे, तो मैंने वैसे मजाक में पूछा भी, मैंने कहा भी आपको जाना था तो आपका प्रोग्राम है। उन्होंने कहा जी ये कोई ऑप्शन है। उसने मतलब पूरा एक किस्म का पूरी फैमिली की तरफ से एक जो वो था रवैया बहुत ही मतलब क्लियर और एम्बिग्यूटी के बगैर था। और लेकिन वैसे आपकी यासर अगला सवाल करेगा, लेकिन आपकी इस खबर ने तो आज जो खबर आपकी ये जो थी खबर और आज हमारे प्रोग्राम में जो आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो आप बम गिरा रहे हैं हुकूमत पे। वो 2/3 अक्सरियत के ख्वाब, वो दावे सारे आप चिकना चूर कर रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है ये हुकूमत की सेहत के लिए अच्छी हैं। अगर नहीं मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ देखें हुकूमत की बुनियाद जो है वो एक जमहूरी मुल्क है, एक आईनी मुल्क है। उसमें जितना ज्यादा हम हकीकत और अवाम की राय के करीब होते जाएंगे उतना हुकूमत की सेहत के ऊपर उसका अच्छा असर पड़ेगा। जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन की तरफ हम बढ़ेंगे उतना हुकूमत कमजोर होएगी। और हुकूमत तो आनी जानी चीज होती है, कई दफा आई कई दफा गई, हाँ जी, लेकिन मुल्क और मुल्क का जो निज़ाम होता है, आइन जो होता है, मुल्क के अंदर जो इदारे होते हैं, मुझे ये लगता है कि ये जो मौलाना ने बात की ना कि आइंदा हम चाहेंगे कि जो हमारा हक है हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा हक हमसे कोई ले भी ना। ये वही बात है जो इस वक्त सब जमहूरी कुव्वतें कह रही हैं कि अब अवाम का ये जो रिजॉल्व है कि अब हुकूमतें उनकी मर्जी से बने, उनके वोट से बने, और उस वोट से बनने के बाद उनके लिए चले। तो ये कुदरत और मुल्क का जो पूरा निज़ाम है वो बज़ाहिर तो इस वक्त बहुत रैकल है, बहुत मुश्किल हालात लग रहे हैं, टकराव की बहुत सी सूरतें नजर आ रही हैं। अच्छा दुरानी साहब ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि उनके साथ मुफस्सल गुफ्तगू हुई है तो उससे तासुर क्या मिला है कि मौलाना क्या देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसमें कोई तब्दीली होने वाली है, या इसी तरीके से ये वक्त गुजरने के बाद के इलेक्शन होंगे? कुछ ना कुछ तो तासुर मिला होगा, जब वो किसी का ऑप्शन कबूल नहीं कर रहे तो उन्हें आगे भी तो कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए उसके बारे में तो चूंकि एक पिछला तसलसल है, जब लास्ट टाइम हमने वो एक खाना किया था यहाँ, उससे पहले मैं 3-4 दफा हम मिले, हमने बैठे, फिर वहां भी हमने सारी डिस्कशन की जिसके अंदर सबका इस पे इत्तेफाक था कि इस वक्त मुल्क के हालात जो है वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि कम अज कम, और अवाम भी यही चाह रहे हैं कि तमाम जो अपोजिशन की पार्टी हैं वो आपस में इकट्ठी होके मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो है अपना इन्फ्लुएंस यूज करें। और इस वक्त जो मौलाना से भी मेरी सारी डिस्कशन रही वो यही थी कि जी हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम आईनी इक़दामात के जरिए जो है मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाएं। अदरवाइज इस वक्त जितने अब जैसे पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहां पे मतलब एक डिस्टॉर्शन की गई, जिसका हुकूमत को बुरा नाम मिला, बिला वजह बुरा नाम, और ना करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, करने की वजह से हुकूमत के लिए एक मतलब वो आई, डिस्टॉर्शन आई। और ये सब चीजें जो हो रही हैं ये दुनिया के अंदर हमारी बदनामी का सबब है, पूरी दुनिया की।
अच्छा दुरानी साहब, आज दुनिया भर से बड़े अखबारात जो हैं इंटरनेशनल, उन्होंने भी बड़ी स्टोरीज़ दी हैं इस पार्लियामेंट के अंदर से, पार्लियामेंट के जो ईवान के अंदर से जो पार्लियामेंटेरियन को गिरफ़्तार किया गया है। ये तो एक इंटरनेशनल सतह पे भी इसको बड़ा डिस्कस किया गया है। आज मिसाके पार्लियामेंट की बात हुई, आपको नज़र आता है कि मिसाके पार्लियामेंट हो सकेगा? देखें जी, मैं तो आपको पता रहा था, मैं इसके बारे में, मैं तो वो फर्स्ट बंदा हूँ जिसने कहा था कि आप नेशनल यूनिटी की तरफ आ जाएं, मिसाक के इत्तेहाद की तरफ आ जाएं, मिसाक के रिकन्सिलिएशन की तरफ आ जाएं, मिसाक के पार्लियामेंट जो नाम रखना है उसका रख लें। एक दफा कम से कम मुल्क को अपनी तरजीह ठहरा के, मुल्क के लिए जो है आप जाती इख्तलाफात से बालातर होके एक दफा चलने का फैसला, इंतकाम को भूल जाएं, टकराव को भूल जाएं, मतलब दुश्मनियों को भूल के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती का अहद कर लें, अवाम से दोस्ती का अहद कर लें, तो आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। बाय गॉड, इसमें कोई गरज सिन्हा नहीं है, यही रास्ता है आगे बढ़ने का, जितनी जल्दी समझ लेंगे। वरना वो कहते हैं बादल खराबी बिस्यार, बेशुमार खराबी के बाद भी यही आना पड़ेगा। यही मुल्क है, यही हम है, हमने यही रहना है और यही रह के ही हमने, हमारा तो बाहर कुछ नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइए कि मौलाना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी साहब के किरदार के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, अब वो एक कुछ जाती मामलात होते हैं, जाती ताल्लुकात होते हैं, उस पर मैं ज्यादा कमेंट करने से एतराज करता हूँ। मेरा तो बड़ी वाज़ेह आरा होती है जो मैं उनके सामने भी रख देता हूँ, और आप भी मेरी राय जानते हैं। लेकिन मैं उनके रेफरेंस से किसी तीसरे फर्ज के बारे में जो है ना, लेकिन ये है कि वो मतलब वो हर एक से अच्छा मिलते हैं वहाँ। अच्छा चले आप अपनी, चले मैं नहीं करता मौलाना की बात, आप अपनी राय दे दें, मुझे वो उस्ताद से शागिर्द की अक्कासी नजर आ जाएगी। देखिए, मेरी तो आपके सामने भी 3 दफा राय है। मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों मरूज की पार्टियां हैं, अब इनका मुझे फ्यूचर में कोई किरदार नजर, और ये इस रियलिटी को समझ लें, या फिर किसी मुकम्मल अपने किरदार के खात्मे से पहले अगर रिविजिट कर लें अपने रवैये और वापसी का सफर कर लें, जैसे एन है, एन अगर इस वक्त पीछे हट के रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर ले और टकराव के बजाय मफाहमत का रास्ता, जेलों को और दूसरी चीज़ों को बढ़ावती देने के बजाय और जनाब पुलिस के जरिए लोगों को उठवाने के बजाय अगर हम मोहब्बत के जरिए, आशिकी के जरिए एक दूसरे के करीब हो जाए, तो वो सब कुछ हो सकता है जो कि ना डंडे से हो सकेगा, ना थाने से हो सकेगा, ना गिरफ्तारियों से हो सकेगा, ना मुकदमों से हो सकेगा। कुछ नहीं होता। सियासी मुकदमे जो होते हैं वो हवा का, गर्म हवा का झोंका होते हैं और बस गुजर जाता है, और उसके बाद फिर वक्त वही चला जाता है जहाँ से चला हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।